आज हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा और साख के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न व्यावसायिक बैंक और व्यावसायिक बैंक के कार्यों को समझेंगे। इस प्रश्न को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि हम पिछले क्लास में आरबीआई के नेशनलाइजेशन की जो डेट बताए थे उसमें एक त्रुटि हो गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। हम फिर से क्लियर कर दें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, लेकिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हम लोग ये भी देखे थे कि आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था। खैर, हम अभी इस प्रश्न को शुरू करने के पहले 2 छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछेंगे और इसका जवाब आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा। एक प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ, और दूसरा प्रश्न है कि 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है। ये 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा। चलिए हम लोग आज के चर्चा और परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। आज हम लोग व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक को समझेंगे और इसके कामों को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि देश का केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर है। ठीक उसी प्रकार से देश के जो व्यावसायिक बैंक होते हैं ये आम जनता के बैंकर होते हैं। जहां केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, वहीं व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक आम जनता के बैंकर होते हैं। हम लोग दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर जान लें। केंद्रीय बैंक लाभ के लिए काम नहीं करता है, वहीं व्यावसायिक बैंक लाभ के लिए संचालित होता है। आज के संदर्भ में कहा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। कॉमर्शियल बैंक हमारे व्यावसायिक जीवन को, हमारे आर्थिक जीवन को बहुत सरल बना दिए हैं, बहुत आसान बना दिए हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक नहीं हो तो हमारा आर्थिक जीवन काफ़ी जटिल हो जाएगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग ये जानने का काम करें कि आखिर व्यावसायिक बैंक किस चीज़ का व्यापार करता है। इसके नाम से ही पता है कि यह व्यापारिक बैंक है, यह वाणिज्यिक बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक है। ये बहुत सारे इसके नाम हैं। हम लोग इसको कॉमर्शियल बैंक भी कह लेते हैं, हम लोग इसे व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, इसे वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। और हर नाम में वाणिज्य शब्द, व्यापारिक शब्द जुड़ा हुआ है। मतलब जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये व्यापार करते हैं मुद्रा का और साख मुद्रा का। प्रश्न हम फिर से पूछते हैं आपसे। प्रश्न अगर पूछा जाए कि आखिर व्यावसायिक बैंक व्यापार किस चीज़ का करते हैं, तो व्यापारिक बैंक मुद्रा का और साख मुद्रा का व्यापार करने वाली संस्था है। जैसा कि इसके नाम से हम लोगों को पता चलता है कि ये व्यापार करता है और दुनिया के किसी भी व्यापार का जो उद्देश्य है वह लाभ कमाना होता है। मतलब जो देश के व्यावसायिक बैंक होते हैं वो लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। हम लोग चर्चा किए ये आम जनता के बैंकर होते हैं। समाज के सभी आय वर्ग के बचतों को कलेक्ट करते हैं, समाज के सभी वर्ग के बचतों को संग्रहित करते हैं और इस तरह से व्यापारिक बैंकों के कारण देश में कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण का काम होता है। तो हम लोग देखें बैंक का जो परंपरागत काम है वह जमा स्वीकार करना। ये समाज के सभी तबके के जमा को स्वीकार करते हैं और हम लोगों को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। व्यापारिक बैंकों के इस काम के कारण
पूंजी निर्माण संभव होता है। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि व्यापारिक बैंकों के कामों को हम लोग देखें तो हम लोग व्यापारिक बैंकों के कामों के बारे में जानते हैं कि ये जमा स्वीकार करते हैं, ये ऋण देते हैं, साख मुद्रा का निर्माण करते हैं, एजेंसी संबंधित कार्य करते हैं। लेकिन अगर आज के परिदृश्य में हम लोग व्यापारिक बैंकों के कार्यों का मूल्यांकन करें तो ये प्रतीत होगा कि बैंकों के काम में नित्य प्रतिदिन नयापन आता जा रहा है। कुछ नए नए काम व्यापारिक बैंक शुरू किए हैं जिससे हम लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी सरल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। जैसे आज बैंक कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, बैंक एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, बैंक बहुत तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं से हमारे आर्थिक जीवन को सरल से सरल बनाने का काम करते जा रहे हैं। तो हम लोग अभी देश के आर्थिक विकास में ये महसूस किए कि देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका बहुत बड़ी है। व्यावसायिक बैंकों के अभाव में हम किसी मॉडर्न समाज की कल्पना, किसी आधुनिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग व्यापारिक बैंकों के कामों को एक एक करके समझने का प्रयास करें। व्यापारिक बैंकों का जो सबसे पहला काम है ये है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में देखे थे, यह सरकार का बैंकर है। वहीं व्यावसायिक बैंक किसका बैंकर है? तो व्यावसायिक बैंक आम जनता का बैंकर होता है और समाज के सभी वर्ग के बचतों को यह कलेक्ट करता है और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। बैंकों के पास मुख्य रूप से 4 प्रकार के खाते होते हैं। कितने प्रकार के खाते? तो 4। कौन कौन? तो पहला जमा खाता। एक एक करके ध्यान से देखिएगा। बैंकों के पास 4 प्रकार के खाते होते हैं। पहला चालू खाता, चालू खाता। दूसरा सावधि खाता। तीसरा बचत खाता और चौथा आवर्ती खाता। आवर्ती खाता। तो बैंकों के पास कितने प्रकार के अकाउंट, कितने प्रकार के खाते? तो 4 प्रकार के। 4 प्रकार के खाते कौन कौन? हम लोग देख लिए, चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता। कितने प्रकार के? फिर से दोहराते हैं, 4 प्रकार के खाते होते हैं। चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता। अब देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि चालू खाता की सुविधा किसको मिलता है? तो चालू खाता प्रायः व्यापारी वर्ग रखता है, बिजनेसमैन रखता है, जिसे दिन में कई बार पैसा जमा करना होता है और कई बार पैसे को निकालना होता है। चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को बैंक बहुत कम ब्याज देता है या उल्टा ग्राहकों से ही कुछ रकम बैंक चालू खाता की सुविधा देने के लिए लेता है। तो हम लोग देखें कि चालू खाता में ब्याज की दर नगण्य होता है। सावधि खाता मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। सावधि खाता एक को हम लोग इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। सावधि खाता एक निश्चित समय के लिए हम लोग अपने पैसे को उसमें रखते हैं। और हम लोग देख लिए 4 प्रकार के खाते, चालू खाता, सावधि खाता, बचत खाता और आवर्ती खाता। आवर्ती खाता को हम लोग रैकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसमें किसी महीने में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए हम लोग बैंकों में रखते हैं। ये आवर्ती खाता है। तो बैंकों का परंपरागत काम जमा स्वीकार करना है। बैंकों के पास 4 प्रकार के खाते हैं, चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता। इन चारों खाते में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट
किस खाते में प्रदान किया जाता है? तो सावधि खाता में, फिक्स डिपॉजिट में। तो हम लोग बैंकों का पहला काम देख लिए। अब चलिए बैंक के दूसरे काम को हम लोग समझने का प्रयास करें। बैंक का, व्यावसायिक बैंक का दूसरा काम है ऋण देना। ऋण देना, इसको ध्यान से समझना है कि ऋण देने का काम भी बैंकों का परंपरागत काम है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ एक शब्द आता है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। इसको समझ लेना है कि आखिर ये अधिविकर्ष क्या है। ये ऋण का ही एक प्रकार है, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष को हम लोग इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक उन ग्राहकों को देता है जो बैंक के पास चालू खाता रखते हैं, या चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध करवाता है। अधिविकर्ष का मतलब है कि वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, अति अल्प काल के लिए बैंक ग्राहकों को उनके जमा धन से अधिक पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे हम लोग अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब चलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है हम लोग देख लें। अधिविकर्ष की सुविधा किन ग्राहकों को? जो चालू खाता रखते हैं। चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को ही क्यों? क्योंकि ये बैंक के नियमित ग्राहक होते हैं, रेगुलर कस्टमर होते हैं। दिन में कई बार पैसा जमा करते हैं, कई बार पैसा निकालते हैं। तो ऐसे ग्राहकों को ही अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान किया जाता है। तो सवाल है कि ये अधिविकर्ष की सुविधा कितने समय के लिए? तो हम लोग ये चर्चा किए कि ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए सुविधा मिलता है, अति अल्प काल के लिए मिलता है, बहुत कम समय के लिए मिलता है। तो हम लोग चर्चा कर लिए कि बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी देता है, ऋण प्रदान करने का काम करता है। और तीसरा जो बैंकों का महत्वपूर्ण काम है, ये साख मुद्रा का निर्माण करना, साख निर्माण का काम करना। इसको ध्यान से देखना है। क्रेडिट क्रिएशन, साख मुद्रा का निर्माण, ये व्यापारिक बैंकों का अति महत्वपूर्ण काम है। या आप कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों के कारण बैंक अपने सीमित धन से कई गुना अधिक साख मुद्रा का निर्माण करने की शक्तिशाली क्षमता रखते हैं। बैंकों के पास अपने सीमित धन से कई गुना ज़्यादा ये साख मुद्रा जारी करने का क्षमता रखते हैं। और आज के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो बैंक उपभोक्ता साख का भी निर्माण करने लगे हैं। आपको कार लेने के लिए, आपको घर बनाने के लिए, या अपने उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए भी आप बैंकों से उधार ले सकते हैं। तो ये हम लोग देखें कि चाहे आज भवन निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे आज वाहन निर्माण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में जो तेजी आया है उसका कारण कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक अपने सीमित मुद्रा से कई गुना अधिक क्रेडिट मनी का क्रिएशन कर पाते हैं। और कॉमर्शियल बैंक उपभोक्ता साख का भी निर्माण करते हैं। हम लोग ये चर्चा करके देखें कि कॉमर्शियल बैंक गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए, या दैनिक जरूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए हम लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी का क्रिएशन करते हैं। तो तीन काम हम लोगों ने देखा। बैंक जमा स्वीकार करते हैं, बैंकों के पास 4 प्रकार के खाते होते हैं: चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता। फिर हम लोग देखें कि बैंक ऋण देते हैं। हम लोग अधिविकर्ष की भी बात किए। अधिविकर्ष को ओवरड्राफ्ट कहते हैं और ये सुविधा चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को ही मिलता है, क्योंकि ये बैंक के रेगुलर कस्टमर होते हैं। फिर हम लोग चर्चा किए कि बैंक साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। विशेष करके हम लोग ये देखें कि आज उपभोक्ता साख का निर्माण भी कॉमर्शियल बैंक कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज के समय में जो आदमी साइकिल से चल रहा है, अगर वो मोटरसाइकिल में चलने लग गया है तो इसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है।
जो आदमी को 2 व्हीलर से चलना चाहिए था वो 4 व्हीलर से चल रहा है। ये बैंकों के उपभोक्ता साख निर्माण के कारण हो रहा है। जिस आदमी को 30 साल बाद घर बनाना था वो आदमी आज घर बना ले रहा है, आज मकान खरीद ले रहा है। ये कॉमर्शियल बैंकों के साख निर्माण की क्षमता के कारण हो रहा है। चलिए हम लोग कॉमर्शियल बैंक के चौथे काम को समझने का प्रयास करें। हम लोग 3 काम देख लिए, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख मुद्रा का निर्माण करना और एजेंसी संबंधित कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य, इसको ध्यान से समझना है। ये एजेंसी संबंधी कार्य क्या है? कॉमर्शियल बैंकों के बारे में आज कहा जाता है कि कॉमर्शियल बैंक हमारे एजेंट के जैसा भी काम करने लगा है। कॉमर्शियल बैंक यात्री चेकों का निर्माण करते हैं। कॉमर्शियल बैंक ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक एजेंसी संबंधित कार्यों का भी निपटारा करने लगे हैं। 4 काम फिर से दोहराते हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख मुद्रा का निर्माण करना और एजेंसी संबंधित कार्यों का निपटारा करना। बैंक हमारे आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कॉमर्शियल बैंकों के कार्यों में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। कॉमर्शियल बैंक और क्या क्या काम करने लगे हैं तो हम लोग अभी चर्चा किए कि कॉमर्शियल बैंक लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, कॉमर्शियल बैंक एटीएम की सुविधा प्रदान करते हैं, ये कोर बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक हमारे आर्थिक जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए हैं और हमारे आर्थिक जीवन को सरल बना रहे हैं। देश में कैपिटल फॉर्मेशन में कॉमर्शियल बैंकों की बड़ी भूमिका है। थोड़ा सा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, कॉमर्शियल बैंक, भारत के कॉमर्शियल बैंकों के इतिहास में 1969 का जो वर्ष है, 1969 ईस्वी का जो साल है, बहुत महत्व का साल है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, 1969 ईस्वी का साल देश के बैंकिंग इतिहास के लिए बहुत बड़ा साल है। क्यों? क्योंकि 1969 ईस्वी में देश के 14 बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंकों का जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? तो 1969 में। कितने बैंकों का किया गया? तो 14 बैंकों का किया गया। यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि कैसे बैंकों का किया गया? तो वैसे बैंक जिनकी जमा पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया था। 1969 में 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो पहले निजी क्षेत्र में थे उनका सरकारीकरण हो गया। लेकिन कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो हम लोग चर्चा किए, ये वो बैंक थे जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर देश में राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, देश में राष्ट्रीयकरण का श्रेय उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे मिलता है? तो इंदिरा गांधी को मिलता है। कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन? 14। कब? 1969 में। कैसे बैंक? तो जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपए की रही होगी वैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और नेशनलाइजेशन करते समय श्रीमती गांधी ने कहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकों के पास जो पैसा है वो बैंकों के बाप का पैसा नहीं है, बल्कि वह पैसा देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा है। देश के करोड़ों जमाकर्ता जब अपना पैसा बैंक के पास रखे हैं तब बैंक का व्यापार फलता फूलता है। इसलिए राष्ट्रीयकरण करते समय श्रीमती गांधी ने कहा था कि बैंक लाभ कमाने का काम करें, लेकिन राष्ट्रीय हितों से बैंक अपना मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन? 14। कब? 1969 में। कैसे बैंक? तो उस तरह के बैंक जिनकी जमा पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया था।
राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 1980 ईस्वी में फिर आया 1980 ईस्वी का साल। 1980 में 6 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जो 1980 में जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कैसे बैंक थे? तो वैसे बैंक जिनकी जमा पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया था, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? 1980 में। कितने बैंक? 6 बैंक। कैसे बैंक? जिनकी जमा पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया थी। हम लोग यहाँ से बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना लिए, और यूं ही एनसीईआरटी को गागर में सागर नहीं कहा जाता है। एनसीईआरटी की किताबें निश्चित रूप से गागर में सागर है, और हम एनसीईआरटी की किताबों में डुबकी लगाकर वहाँ से जो अमूल्य मोती हैं उसे निकाल कर हम आपके बीच में परोसने का काम करेंगे। और 9 और 10 के बच्चों के लिए तो यह उपयोगी है ही है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, ये +2 के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी टॉपिक है। चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हम लोग देखें कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कैसे बैंकों का? जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया रही होगी। फिर राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में। कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का। कैसे बैंकों का? तो जिनकी जमा पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया था। राष्ट्रीयकरण का श्रेय हम लोग किसे देते हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को देते हैं। व्यवसायिक बैंक किसका बैंकर होता है? तो आम जनता का। व्यापारिक बैंक किस चीज का व्यापार करता है? तो मुद्रा का करता है, और साख मुद्रा का करता है। किस लिए काम करता है? तो लाभ के लिए काम करता है। हम लोग इसके कामों को भी देख लिए। चलिए आप अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए, आप अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। हम आपसे मिलेंगे फिर अगले प्रश्न में चर्चा के लिए। धन्यवाद।